तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे एंथैल्पीज़ की डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, देन एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आज हम पढ़ेंगे और एक डेफिनेशन, दैट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज़ इन गैसियस स्टेट। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ पर सेपरेट होते हैं, H+H, एंड इट इज़ द बॉन्ड एंथैल्पी एंड इट्स वैल्यू इज़ 436.4 किलो जूल। तो यहाँ पर हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ये एग्जैक्टली हमें फिर से 1 मोल लेना है, और इसमें 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल के पूरे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज होंगी उसको कहेंगे हम बॉन्ड एंथैल्पी। तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change required to break the covalent bond. It is enthalpy change required to break the covalent bond in 1 mole of a gaseous molecule. 1 mole of a gaseous molecule to produce द गैसियस एटम। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं गैसियस एटम। टू प्रोड्यूस द गैसियस एटम इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। डेफिनेशन और एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। इट इज़ एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड। It is enthalpy change required to break the covalent bond in 1 mole of a gaseous molecule to produce the gaseous atom. It is called bond enthalpy. अब यहाँ पर bond enthalpy फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला दिया हुआ है। डेल्टा H is summation of enthalpies of reactant bond minus summation of स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। इसके पहले हमने हीट ऑफ रिएक्शन में समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा था, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी में हम पढ़ रहे हैं समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज हम ले रहे हैं यहाँ पर H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। तो यहाँ पर एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए, बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे सब में पहले एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। अब रिएक्टेंट में यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो हम लेंगे सम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोडीन बॉन्ड। ये होगा ऑल अबाउट द रिएक्टेंट, माइनस हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ HI बॉन्ड, क्योंकि प्रोडक्ट में HI बॉन्ड है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम उसी के कोएफिशिएंट से, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले रहे हैं समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। इसके न्यूमेरिकल्स हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ। सपोज मीथेन मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं और इसमें टोटल 4 CH बॉन्ड है। टोटल यहाँ पर 4 CH बॉन्ड है, लेकिन चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वो डिफरेंट होती है। यानी सेम बॉन्ड है फिर भी चारों की जो एंथैल्पी है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल सपोज हम CH4 का फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और CH3 फॉर्म कर रहे हैं,
तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज 427 किलो जूल है। इसी तरह से जब हम CH3 में का एक बॉन्ड ब्रेक करके CH2 करते हैं तो उस वक्त का इसका एंथैल्पी चेंज जो है वो है 439 किलो जूल। फिर CH2 में का एक हाइड्रोजन सेपरेट करके हम इसको जब CH में कन्वर्ट करते हैं तो इसका एंथैल्पी भी डिफरेंट है 452। और लास्ट में जब हम CH में से H सेपरेट करते हैं तो इसका एंथैल्पी चेंज ये भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 CH बॉन्ड है लेकिन चारों को जो एंथैल्पी लग रही है बॉन्ड एंथैल्पी वो डिफरेंट है। और टोटल बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर सबका एडिशन करेंगे 1665 किलो जूल। और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जो रहेगा एवरेज CH बॉन्ड एंथैल्पी वो रहेगा 1665 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 बॉन्ड की एंथैल्पी है तो इसका आंसर यहाँ पर आता है 416 किलो जूल। तो यह एवरेज CH बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन याद रखना है कि चारों बॉन्ड यहाँ पर सेम है लेकिन सबके एंथैल्पी चेंज जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने देखा अभी व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है हेस लॉ जो फिर से एंथैल्पी के लिए है एंड इट इज कॉल्ड हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन is equal to the sum of enthalpy change, sum of enthalpy change of the individual step in the reaction. It is very important law. Overall enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy change in the individual step in the reaction. इसका मतलब हम देखेंगे एग्जांपल लेकर। सपोज एक रिएक्शन है 3H2 प्लस N2 गिव्स 2 अमोनिया और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है -92.2 किलो जूल। एक रिएक्शन है 3H2 प्लस N2 गिव्स 2 अमोनिया और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -92.2 किलो जूल। अगर यही रिएक्शन सपोज 2 स्टेप में होती है 2H2 प्लस N2 गिव्स N2H4 और इस वक्त इसका एंथैल्पी चेंज है 95.4 किलो जूल। और सेकेंड स्टेप में N2H4 प्लस H2 गिव्स 2 अमोनिया और इस वक्त इसका डेल्टा H है -187.6 किलो जूल। तो जब हम ये दोनों रिएक्शन की एडिशन करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑब्टेन होता है 3H2, ये 2 and 1 मिलाकर 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3 और इस वक्त इसका डेल्टा H जो है वो -92.2 किलो जूल होता है। मतलब रिएक्शन अगर एक सिंगल स्टेप में हो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो उसका एंथैल्पी चेंज भी -92.2 किलो जूल है और वही रिएक्शन अगर 2 स्टेप में होती है तो उसका भी एंथैल्पी चेंज -92.2 किलो जूल होता है। यानी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है इट इज यहाँ पर दिया हुआ है ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर हम दोनों का सम करने के बाद हमें एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन फाइंड आउट हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन is equal to sum of the enthalpy change of the individual step in the
रिएक्शन। तो ये होगा यहाँ पर हेस लॉ। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस हेस लॉ। तो एप्लीकेशन में हम लिखेंगे इट इज यूज टू कैलकुलेट, इट इज यूज टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये हम यूज कर सकते हैं फाइंड आउट और कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन which is not known by experiment or it is not known experimentally, यानी जो हम एक्सपेरिमेंट से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते एंथैल्पी चेंज, वो एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ऑल अबाउट द एंथैल्पी चेंज। हम अलग अलग रिएक्शंस के लिए देखें एंथैल्पी चेंज, उसके बाद हम हेस लॉ देखें जो रिलेटेड है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस विच ऑकर्स naturally, definition है इसकी the process which is natural and do not require any external influence. The process which occurs naturally and does not require any external influence। जो प्रोसेस नेचुरल होता है और उसको होने के लिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप होता है, इट ऑकर्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड spontaneous process। means the process which is natural and does not require any external influence, it is called spontaneous process। The next point is key point of spontaneous process। अब हम पढ़ेंगे key points for the spontaneous process। Number 1, it occurs of its own, means it occurs according to its own, not require any external influence। ये अपने आप होता है, इसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट नंबर 2, it occurs in one direction, means it occurs in one direction, it is irreversible process, means it cannot occur in opposite direction, it cannot occur in opposite direction। ये अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में ऑकर्स नहीं होती है, मतलब इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक तो ब्रैकेट में इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्ड, it occurs रैपिड और स्लो। ये रैपिड भी हो सकती है यानी फास्ट भी हो सकती है या स्लो भी हो सकती है। मीन्स the spontaneity does not depend upon the rate। then the process continue till the equilibrium will be reaches, और प्रोसेस कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम देखेंगे यहाँ पर द प्रोसेस विच इज नेचुरल, यानी जो नेचुरली होता है
एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जिसको होने के लिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहला पॉइंट तो हम डेफिनेशन से ही लिखेंगे, इट ऑकर according to its own, does not require any external influence. Second, it occur in one direction, the reverse direction is not possible, or opposite direction is not occur, means it is irreversible. It is occur rapid और slow, ये slow भी रह सकती है और fast भी रह सकता है reaction ये. And this process is continuous till the equilibrium is reaches, ये continuous होती है till the equilibrium is attained. So it is all about the spontaneous process. The next point is energy and spontaneity. The spontaneous process or reaction takes place in a direction in which the energy of a system is lower, means the spontaneous process takes place in a direction in which energy of the system is lower. ये वो डायरेक्शन में होती जाती है जहाँ पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम लोअर होती है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर, जहाँ पर एनर्जी सिस्टम की लोअर होती है उस डायरेक्शन में ये जाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन NaCl solid is add in water, then it forms Na plus and Cl minus ion aqueous. This reaction is endothermic reaction because here enthalpy change is plus 3.9 किलोजूल, यानी यहाँ पर एंथैल्पी जो है इसकी पॉजिटिव है, मीन्स इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हेन आइस, दैट इज सॉलिड वाटर, is melt into liquid water by absorbing the surrounding heat, means here delta H for this process is also positive. Here also the heat is absorbed when ice is converted into water. Therefore endothermic process are spontaneous, but exothermic reactions are also, some exothermic reactions are also the spontaneous. लेकिन हम देखते हैं कि कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी जो है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. देयरफॉर हियर the energy is not a criteria to check the spontaneity of the reaction. यानी हम एनर्जी से ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन जो है या प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, क्योंकि सम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर एंडोथर्मिक and some spontaneous process are exothermic. So in this way exothermic का भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं. जैसे हम when NaOH is react with HCl, there is a formation of NaCl and water. It is also a spontaneous process, but in this process the heat is evolved. Here the heat is minus 57 किलोजूल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडोथर्मिक है और कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है. इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज नॉट द क्राइटेरिया टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. यानी एनर्जी पर से या एंडो पर से हम ये नहीं बता सकते कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या
नॉन स्पॉन्टेनियस